बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। लो जी, इसहाक डार साहब आ रहे हैं वतन वापस। उनकी वतन वापसी को इजी ना लिया जाए। वो एक साबिक वज़ीर ख़जाना या मुस्लिम लीग नून के रहनुमा की वापसी नहीं है। उनकी वापसी में कई इशारे जो हैं, बल्कि कई राज जो हैं वो पिन्हा हैं, जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर हमजा शहबाज साहब के बारे में इतला ये है कि वो नाराज़ होकर बैठ गए हैं। वो तायाबू से नाराज़ हो गए हैं, अब्बू जी से नाराज़ हो गए हैं, किससे नाराज़ हो गए हैं। और बात ये की जा रही है, बहाना ये किया जा रहा है कि वो बीमार हैं। वो वाक़तन बीमार हैं या नाराज़गी की वजह क्या हो सकती है। और इमरान खान का लाहौर में वकला कन्वेंशन जो शो था वो हो गया फ्लॉप। वो फ्लॉप क्यों हुआ है? अब खान साहब की स्ट्रेटजी जो है, सियासी स्ट्रेटजी, वो किस डगर पे चलेगी, क्या करने वाले हैं आगे। और फिर तौहीन अदालत वाला केस है आज फुल बेंच में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वहाँ मुख्तसर हम उस पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले एहसन इकबाल साहब के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस था वो खारिज कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। मिस्टर जस्टिस अतन मुनिल्ला चीफ जस्टिस की सरबराही में जो बेंच था, उन्होंने जनाब वो खारिज करके परे मारिया। घंटा पुछते रहने हो नैब वाले तो भाई जी करप्शन की गल है कि मामला तो दसो ना की करप्शन हुई है। तो मुफाद अहमद का मामला वो जनाब वो इख्तियारात का नजायज़ इस्तेमाल यानी उन्होंने मंजूर करवा दिया। उन्होंने कहा जनाब ये तो अवामी फलाह का मनसूबा था, इसमें क्या है। तो फिर वो बाहर निकल के एहसन इकबाल साहब ने कहा कि जनाब ये तो खंडर। जब वो बात हुई सहाफ़ियों के साथ, उन्होंने पूछा जनाब वो जो कम्प्लेक्स था वो अब उसकी स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स उसकी अब क्या सूरत है। वो खंडर बन गया हुआ है, उस पर करोड़ों रुपए अब लगेंगे और फिर वो कौन पैसे देगा? वो इमरान खान की जेब से निकलवाने चाहिए। और इससे ये बात क्लियर हो गई है कि नैब को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। जिसको दिल चाहा पकड़ा, जिसको दिल चाहा नज़रअंदाज किया। बेटी को बाप के सामने जेल में से गिरफ्तार करके ले गए। और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं, सबको पता है। और इसमें जो दिलचस्प बात यह है वो मरियम वाले केस में और एहसन इकबाल वाले केस में जो मुश्तरक है वो ये है कि जो एवन फील्ड रेफरेंस में अपील है मरियम नवाज़ की, वो नैब आर्डिनेंस में जो तरमीम हुई हैं उसके तहत कोई किसी किस्म की रायत नहीं चाह रही अदालत से। और इसी तरह एहसन इकबाल साहब ने भी यही कहा है कि उन्होंने जो तरमीम के तहत नहीं बल्कि जिस कानून के तहत रेफरेंस बनाया गया था उसी कानून के तहत रिलीफ दिया जाए। और उसमें तो वही था ना कि मुल्ज़िम ने साबित करना होता है मैं बेगुनाह हूँ। और जो तरमीमी है उसमें यह है कि ये जो इस्तगासा है यानी नैब है उसने साबित करना है जुर्म। और भी बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं। तो उसमें से वो वैसे ही निकल सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं जनाब ये बता दें करप्शन कहाँ है। नहीं जी नहीं, करप्शन तो कोई नहीं। अच्छा, फिर अखबारात के नैब केसेस में वो कोई जो रोज़नामा चिंगारी इस तरह के अखबार जो मुकामी किस्म के होते हैं, जो 100-200 सफ़ा वो छाप के अखबार, तो फिर वो पता नहीं कितनी कितनी देर तक निकलते ही नहीं है, डम्मी किस्म के अखबार होते हैं। उसकी खबर की बुनियाद पे जनाब ये मामला जो है वो पकड़ लेते हैं और वो उसकी वो कोई वर्थ ही नहीं होती उसकी। और एहसन इकबाल भी और मरियम भी, उन ये जो नैब है ना, ये तरमीम के बाद भी 1985 से नाफिज अमल जो है ना ये तस्वर किया जा रहा है। अगर ये आया ये मुशर्रफ दौर में था, लेकिन उसमें ये लिखा हुआ है कि इसका इतलाक़ जो है वो 1985 से होगा। तो फिर इस तनाज़र में अगर देखा जाए फिर तो वो जो नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ केस है उसको अगर 1985 से नाफज कर लेते हैं और तरमीम के तहत देखते हैं अपील ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट, फिर तो वो मामला ही सीधा साधा हो जाता है। फिर तो वो अपील ने वैसे भी उस केस में जान नहीं है, लेकिन फिर तो बिल्कुल ही वो ज़ीरो हो जाता है, बरियत 100% वटते पे ही है। लेकिन वो भी मेरा ख्याल यही चाहेंगे कि मेरिट पर ये किया जाए। ये जो NRO आया था ना जब वो मुशर्रफ ने दिया था, और उसके तहत जो पीपल्स पार्टी के बहुत सारे लीडरान थे जिनके ख़िलाफ़ रेफरेंसेस थे, तो वो मुझे याद है कि उन्होंने भी ये कहा था कि NRO के तहत हमें ख़ास तौर पे जो शरीक मुल्ज़मान थे आसिफ ज़रदारी के, और उन्होंने कहा था नहीं जी हम वो नहीं चाह रहे,
और फिर आसफ जरदारी ने भी जब आखिर में बरियत की बात आई थी तो उन्होंने भी कहा था नहीं एनआरओ नहीं, हमें वो मेरिट के ऊपर जो है वो अपनी बेगनाही साबित करनी है। और ये अच्छी एक मुस्बत हेल्दी जो है ये रवायत में समझते हैं इसको कि जनाब वो बेगनाही साबित करनी है तो फिर उनको चोर दरवाज़ों के ज़रिए नहीं करनी है, एनआरओ के ज़रिए नहीं, सही मायनों में जैसे बनता है वैसे एहसन इकबाल साहब ने डट के जो है वो मुकाबला किया है। और अब आते हैं जनाब इमरान खान साहब का जो शो की मैं बात कर रहा हूँ। इमरान खान साहब का जनाब वकला कन्वेंशन था इंसाफ लाइर फोरम, उसके मेज़बान थे। वहाँ इनके अपने जो लाहौर बार के प्रेसिडेंट हैं राव समी और जो लाहौर बार के दीगर अहदेदारान हैं, वहाँ इंसाफ वाले जो हैं वकला उनकी जो वो कैबिनेट है तो वो कोई बंदा आया ही नहीं। ये जीपीओ चौक में इन्होंने रखा हुआ था। और जो नाबा रोड या कार्निलियस रोड जो है, जो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के सामने एक सड़क है, रोड है, काफ़ी खुला है, ठीक है, तो वहाँ जनाब शो था और स्टेज ऐसे बनाया हुआ था जैसे जनाब इमरान खान का नाम सुन के पूरे लाहौर ने वहाँ आ जाना है। 2000 कुर्सी इंतज़ामिया के मुताबिक वहाँ लगाई गई थी और आधी से ज़्यादा, चलो आधी से कम कर ले थोड़ी सी, वो जो सीटें हैं या कुर्सियाँ हैं वो खाली थी। और खान साहब को ये मलका हासिल है, कमाल है खान साहब का कि ये खाली कुर्सियों से भी खिताब फरमा देते हैं। आपको याद होगा 2014 के धरनों में जब इनका दिल करता था कंटेनर से बाहर निकल के खाली कुर्सियों से खिताब करते थे, पूरे जो टीवी चैनल्स हैं उनके जो पूरा मीडिया जो था उनके लगे हुए थे कैमरे शैमरे, और खान साहब आते थे खिताब फरमाते थे और वो लाइव चलता था, घंटा घंटा आधा घंटा। खान साहब को ये तो है कमाल खान साहब का। और वहाँ खान साहब ने यही बातें जो करते आ रहे हैं ज़बानी रटी। एक बात जो खान साहब शुरू में किया करते थे और बड़े तसलसल के साथ किया करते थे, तो आज फिर उन्होंने ये बात दोहराई है। पाकिस्तानी उन्होंने कहा है कि मैं कहा करता हूँ कि अगर शेरों की फ़ौज का सरदार गिदड़ हो तो वो फ़ौज जो है वो हार जाती है, और अगर गिदड़ों की फ़ौज का सरदार शेर हो तो वो जीत जाती है। अब माजी में तो ये बातें किया करते थे, ये जो जिक्र फरमा रहे हैं शेर और गिदड़ का, ये अपनी जमात के हवाले से, अपनी लीडरशिप के हवाले से कि ना मैं एक ऐसा लीडर हूँ जो शेर है और मेरे हाथ में अगर सरबराही या सरदारी आ जाए तो फिर जीत ही जीत है। तो अब पता नहीं अब किस तनादर में उन्होंने कहा, बस यही कहा है कि मैं कहता हूं, आप सुन लीजिए क्या कहा उन्होंने। शेरों की फौज जिसका सरदार गिदड़ हो वो हार जाएगी। अगर तो वो पुराने नुक्ता नज़र से कह रहे हैं तो फिर वो ज़ाहिर है कि अपने जो कारकुन हैं उनको, ज़ाहिर एक फ़ौज ही है ना उनकी, तो उनको वो गिदड़ कह रहे हैं और ख़ुद को शेर कह रहे हैं। ये तो नहीं हो सकता कि वो खुद को गिदड़ कहें और वो तो कहते हैं मैं जीतने के लिए लड़ता हूँ, और या फिर इसका कोई और मतलब है, फ़ौज के कोई उसके वो इस्तारा नहीं है, सीधा सीधा ही वो कोई बात कर रहे हैं। इस तरह की बात उन्होंने फरमाई है। और वो जो नाकामी की वजह है ना, इसमें जो बहुत सारे लोग थे, बल्कि मुंशी भी अगर चले जाते तो वो पंडाल जो है वो भर जाना था। वकला मुंशी भी ले जाते हैं अपने। वो मैंने एक वकील साहब जो बड़े पीटीआई के बड़े हामी हैं, तो उनके मुंशी साहब से मैंने पूछा, वो मुझे मिल गए वैसे ही। मैं कहा तेरा साहब आया, उन्होंने कहा तू जा रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं मैं भी नहीं जा रहा, तो साहब नहीं आया तो मैं क्या करने जाना। यानी इस तरह की सूरत। वजह उसकी ये है, 2-3 वजूहत हैं। एक तो ये कि जो मुंतज़मीन थे उनकी वकला में वो पॉपुलैरिटी नहीं है, और वो ये समझ रहे थे कि शायद खान साहब के नाम पे वकला जो हैं वो पागलों की तरह टूट पड़ेंगे। वो थोड़े से और किस्म के लोग होते हैं वकला। ये जो इनके भांजे हैं हसन नियाज़ी साहब, जो दावतनामे जारी किए गए थे, वो हसन नियाज़ी साहब जो फोकल पर्सन लीगल अफेयर्स हैं उनकी तरफ से दावतनामा था, और एक सैयद शादाब जाफरी साहब हैं, वो चीफ आइक नाज़र हैं इंसाफ लाइर्स फोरम के, इन्होंने दावतनामे भेजे हुए थे लोगों को, ये इंतजाम वगैरह कर रहे थे। इश्तियाक़ी खान वगैरह तो चलो और उनको अलग रख दें, तो लेकिन ये 2 लोग, इनकी वजह से ही बहुत सारे लोग नहीं आए। वो कहते हैं कि यार इसकी क्वालिफ़िकेशन इसके अलावा क्या है हसन नियाज़ी की, कि ये इमरान खान का भांजा है, और इसकी क्या है वकला में क्या से है, क्या है इसके वो कद काट है, इस तरह। बहरहाल वो ये एक फ्लॉप शो जो है ये डिक्लेयर किया है। जो हमारे रिपोर्टर्स हैं, कोर्ट रिपोर्टर्स, उनका ये कहना है कि ये इंतहाई फ्लॉप शो था, और वो सड़क पर रखा हुआ था,
वो चलो किसी हाल में रख लेते। लाहौर बार वाले कह रहे थे हम करवा देते हैं, लेकिन ये इन्होंने कुछ और ही सोचा हुआ था। जो ऐवान इकबाल वाला कन्वेंशन था वो कहते हैं इससे काफ़ी बड़ा था, उससे भी ये गया गुजरा कन्वेंशन था खान साहब का। और ये जो मकबूलियत वाली बात है ना, उस तरह की बातें वो मैंने पहले भी अर्ज़ किया हुआ है कि ये इनकी जूं जूं ये इनके जो जलसे जुलूस जो हैं उनका वो जारी रहेगा, तो ये कम से कमतर होता जाएगा मामला। इनकी जो मकबूलियत है वो मकबूलियत नहीं रहेगी। ये ऐसी ऐसी बोंगियाँ मारेंगे गुफ्तगू में और ऐसे ऐसे ब्लंडर करेंगे कि लोग जो हैं वो मतनफ़र होना शुरू हो जाएंगे। और ये करते रहते हैं, कभी मज़हब के हवाले से, कभी मजहबी टच, कभी दूसरा टच, कभी तीसरा टच। लेकिन एक चीज़ खान साहब की मानना पड़ेगी कि खान साहब जो भी बोलते हैं उनका जो झूठ है वो भी बिक रहा है। ये आप देख लें, उनकी सारी तकरीरें उठा लें, जो भी है वो एक बात को पकड़ते हैं और पकड़े रखते हैं और फिर वो स्ट्रेटजी ऐसी बनाते हैं कमाल की। माफ़ी नहीं मांगते तो खान साहब ने इस केस में सज़ा हो जाना है। और मेरिट पे अगर इसका फैसला होता है, यानी हक़ाइक़ और वाक़यात के मुताबिक अगर अदालत जाती है तो खान साहब की सज़ा जो है तो इन्हें अदालत की यकीनी है। और अगर सज़ा हो जाती है तो फिर ये 5 साल के लिए नाअहल भी हो जाएंगे और इनके पास माफ़ी के सिवा कोई चारा नहीं है। स्ट्रेटजी कुछ इस किस्म की बना सकते हैं कि जनाब मैं खड़ा हुआ था माफ़ी मांगने के लिए, पिछली तारीख पर आपने मुझे मौका नहीं दिया, मैंने माफ़ी ही मांगनी थी, थोड़ी सी वजाहत करेंगे, फिर माफ़ी मांग लेंगे, फिर अदालत। ये वैसे अदालत और मुल्ज़म के दरमियान मामला होता है। फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद भी अदालत चाहे तो माफ़ कर सकती है। लेकिन जो असूल निहाल हाशमी वाले केस में, दानियाल अजीज़ वाले, तलाल चौधरी वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने तय किए थे, अगर उनको देखा जाए फिर माफ़ी नहीं बनती। लेकिन ये क्योंकि चीफ जस्टिस अतरमुल्ला साहब जो हैं वो शायद यकीन नहीं रखते तहीन अदालत वाली सज़ा पे, तो देखें क्या होता है। माफ़ी की तरह मामला जाता हुआ नज़र आ रहा है कि ये खान साहब शायद माफ़ी मांग लेंगे। अच्छा जी, अब आते हैं जनाब हमज़ा शहबाज साहब। ये लंदन से वापस आए हैं, अपनी बेटी के इलाज के हवाले से वहाँ वो गए थे और वापस आने के बाद वो सियासी मंजर से गायब हैं। और ख्याल ये था कि वहाँ जो मियाँ नवाज शरीफ की हदायत की रोशनी में जो पाकिस्तान आकर जो पंजाब हुकूमत में तब्दीली के लिए कोशिशें कर रहे हैं, शुरू में आते ही उन्होंने थोड़ा सा खुफिया सरगर्मियाँ की इस हवाले से, लेकिन उसके बाद वो खामोश होकर बैठ गए। वो कहा जा रहा है कि वो नाराज़ हो गए हैं अपनी मुस्लिम लीग नून से। अब नून में आप नवाज शरीफ को देख लें या शहबाज शरीफ को देख लें या दीगर क़यादत जो भी है, ये मामला वो पंजाब में तब्दीली की बातें हो रही हैं। तो असूली फैसला ये किया गया है कि अगर काफ लीग जो है शुजात हुसैन के साथ आ जाती है पंजाब वाली, तो फिर शुजात साहब जिसको कहेंगे वो वज़ीर आला पंजाब होगा। और ज़ाहिर है हमज़ा शहबाज साहब की ख्वाहिश थी कि मुझे ही दोबारा वज़ीर आला बनाया जाए और उनके पास एक ग्रुप भी है नून लीग के अंदर MPS का जो ये चाहता है, या वो जो होते हैं ना यार इर्द गिर्द चोली चुक, वो दूर तक नहीं देखते कि इसके सियासी फ़वाइद क्या होंगे, सियासी नुकसानात क्या होंगे। वो अब वो बैठ गए हुए हैं घर हमज़ा शहबाज साहब। और मेरी इतला के मुताबिक कुछ MPS वगैरह ने कोशिश की है कि जनाब कोई मुलाकात कर लें, तो वो तबीयत की ख़राबी है जनाब। वो तबीयत, वो कहते हैं जनाब जवान जहान हैं हमज़ा साहब, उनकी तबीयत को क्या है, कुछ भी नहीं है, बजाय सिवाय इसके कि वो नाराज़ हैं किसी से, रुस के बैठा बच्चा यार, ये मामला है असल में। और वो ना ही असम्बली में आते हैं, इतनी बड़ी अपोजिशन है पंजाब में, यानी वो 186 हैं और बाकी सारे यही हैं 179 के करीब अरकान, लेकिन वो धड़ाधड़ बिल पास हो रहे हैं, कोरम पूरा नहीं होता। ये इनकी स्ट्रेटजी कोई नहीं, ये घर में बैठे हुए हैं हमज़ा साहब। और हमज़ा साहब के ऊपर ये भी एक बात है जो ताया जी ये कहते हैं कि उन्हें कहा गया है या किसी ने, ज़ाहिर है ब्यूरोक्रेसी की तरफ से कोई रिपोर्ट चली जाती है कि हमज़ा शहबाज साहब उस तरह के मुंतज़म नहीं हैं जैसे मियाँ शहबाज शरीफ। वो ब्यूरोक्रेसी ये समझ रही थी कि जब ये आएंगे, हमज़ा शहबाज साहब जब आए थे कुछ देर के लिए, तो ये उसी तरह
एक्ट करेंगे, एक्टिव होंगे। जैसे शहबाज शरीफ साहब थे, वो तो ये कहते हैं कि जनाब बजट पास हो गया, मुझे किसी ने बताया। तो बजट पास होने के बाद कुछ तनख्वाहें शनख्वाहें बढ़ गई थी। वो तनख्वाह जब बढ़ जाती हैं तो फिर शायद कुछ समरी सुमरी जाती है, कोई नोटिफिकेशन होना होता है, तो ये नोटिफिकेशन भी पकड़ के बैठे रहे काफ़ी। फिर वो गए, सुना है कि चीफ सेक्रेटरी वगैरह दूसरे जो खजाना वाले, उन्होंने कहा जनाब अगर ये आपने साइन ना किए तो फिर ये 1 जुलाई से इतलाक होना होता है तनख्वाहों वगैरह का, और बहुत सारे मामला होते हैं, तो फिर तो ये लेट हो जाएगा, तो फिर कैसे सिस्टम चलेगा। तब इनको होश आया इस तरह के इनकी। और वो ये कह रहे हैं कि जनाब वो मुझे चलने नहीं दिया गया, मैं फ्री हैंड नहीं दिया गया। वो शायद अब्बा जी के भी ज़ेरे असर थे थोड़े से, कि ज़ाहिर उनके सामने वो कहते हैं बोर्ड के नीचे कोई पौधा जो लगे तो वो उस तरह नहीं फल फूल सकता। तो इस तरह का मामला इनके साथ हो गया हुआ है। तो अब देखें कैसे मानते हैं, कौन मनाता है इनको। और बहरहाल ना ही अपोजिशन लीडर के तौर पे ये भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं, ना ही पंजाब में तब्दीली के हवाले से हमजा शहबाज साहब जो है। इतलात यही है कि हमजा शहबाज साहब की तबीयत जो है वो इतनी ख़राब नहीं है कि वो जनाब अपनी वो सियासी सरगर्मियाँ मुअत्तल करके बैठ जाए। अब जब वापस आते हैं शहबाज शरीफ साहब, वो क्या लेके आते हैं, फिर उसके बाद हमजा शहबाज साहब को वो देखें वो कैसे समझाते हैं। ज़ाहिर है बच्चा है उनका, तो कहेंगे तो मान जाएंगे। वैसे नवाज शरीफ के पसंदीदा जो फैमिली में लोग हैं उनमें हमजा पहले नंबर पे है। मरीम की तो बात और है ना, मैं इनकी बात हमजा की कर रहा हूँ। यानी वो जो बात शहबाज शरीफ नहीं कर सकता नवाज शरीफ से, वो हमजा कर सकता है। लेकिन बहरहाल अब वो नाराज़ होकर बैठे हुए हैं। अब देखें पंजाब में तब्दीली आई कि आई, छेती छेती मामला बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो डेवलपमेंट्स हो रही हैं। और फिर इसाक डार साहब वाली जो बात है ना, कि इसाक डार साहब वापस आ रहे हैं, मैं कहता हूँ कि उसको ईजी ना लें उनकी वापसी को। उसमें बहुत सारे जो सवाल आते हैं उनके जवाब जो हैं वो छुपे हुए हैं, और बहुत सारे इशारे हैं उसमें। अच्छा, ये आपको पता ही है नजायज़ सजात आमनी से ज़्यादा से ना मैं दे सकता हूँ इसका जवाब मुतमिन करना, ना आप दे सकते हैं, कोई भी नहीं कर सकता जनाब। आपके एहसास से ज़्यादा आमदनी कम है, ये कोई नहीं दे सकता। ये एक बहरहाल एक कानून में नैब में है जनाब, एहसासों से ज़्यादा आमदनी से ज़्यादा एहसास से आमदनी कम है। तो ये उसमें बेचारे फंसे हुए थे, बीमार हो गए बकौल उनके। इन्हें भी बीमार नहीं हुए वैसे, लेकिन निकल गए उस दौर इन्हों के दौर के ना नवाज शरीफ के दौर चुप करके निकल गए। और ये इसाक डार साहब उस तरह के वो सियासतदान नहीं है कि जनाब जब वो जेल जाएँ तो विक्ट्री का निशान बना के जा रहे गए और जा रहा शेर बबर। जैसे ऐसे इकबाल कह रहे थे हम उस वक्त भी व्हील चेयर्स पर नहीं आते थे, पेंट कोट पहन के आते थे अदालतों में, जब हमें एक तरफा तौर पे फंसाया गया नैब इंजीनियरिंग के ज़रिए। तो ये उस तरह के नहीं है, ये ज़रा और तरह के बस काम कर सकते हैं। और सेनेटर तो खैर हैं, और फिर समधी भी हैं नवाज शरीफ के, और फिर उनका थोड़ी सी फ्रैंकनेस भी है, मजाक भी है एक दूसरे के साथ। तो वो उस तरह के सियासतदान नहीं है, इसलिए वो ज़रा बच बचा कर निकल जाते हैं। बहरहाल वैसे तो वो इनके नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ उस वक्त जब ये जिला वतन हुए तो बाद में हदैबिया पेपर मिल वाले में इन्होंने मजिस्ट्रेट्स के सामने कोई इकबाली बयान शियान भी दे दिया था। बाद में वो कहा कि जनाब प्रेशर के तहत था। ये इस तरह की इनकी है इसाक डार साहब की, जेल नहीं जा सकते। अब ये वापस आ रहे हैं। 2018 की मैं बात कर रहा हूँ, नैब ने इनको वो इश्तिहारी कर दिए, वारंट निकाल दिए, गैर हाज़िर हो गए। इन्होंने भेजा पूछा कि जनाब मैं बीमार हूँ, उन्होंने कैसे नहीं मानते। उस वक्त तो ज़ाहिर है वो थे आपके जो चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जवेद इकबाल जस्टिस साथ लगते हैं, उनके रिटायर्ड लगता है। इन्होंने उसको चैलेंज किया हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में मिस्टर जस्टिस यासिल हसन और मिस्टर जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब की अदालत में केस लगा हुआ था, इनकी दरख्वास्त लगी थी। वकील ने कहा जनाब हमने दरख्वास्त वापस लेनी है। तो उन्होंने कहा क्यों वापस लेनी है। तो इस पर फिर बहुत सारी लोग जो है सोशल मीडिया पर बातें कर रहे हैं कि जनाब एक पूछने वाला सवाल थी, थोड़े बेंच तो क्यों केस वापस लेना। वैसे ऐसे हो जाता है। ये जो मुशर्रफ वाला केस था ना, मुशर्रफ के ख़िलाफ़ जब वो उसने कू किया था, तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट का वैसे ही बाईकाट कर दिया। पिटिशनर थे, हामद खां पेश हुए थे तो उन्होंने बाईकाट कर दिया अदालत का, उनके चलो दौड़ो।
अते तुहाडे कोल इंसाफ करवाना नहीं। और जब ये साकिब निसार के दौर में 62(1)F जो ताहजात नहली वाली है, सादक और अमीन ना होने वाली जो आर्टिकल्स हैं या शिक है, वो उसकी तशरीह का मामला था कि ये एक मरतबा नहली है या ताहजात। उस वक्त तक जो नवाज शरीफ हैं वो अकामा वाले केस में नहल हो चुके हुए थे। तो वहाँ और लोगों की बहुत सारी दरखास्तें थी 62(1)। उस वक्त नवाज शरीफ को भी नोटिस किए थे उन्होंने, लेकिन नवाज शरीफ ने भी उस अदालत के सामने वो माजरत समझ लेना बाइकाट कर दिया था तरीके से। आजमगीर तारड़ साहब पेश हुए थे, 3 लाइनों का उन्होंने अदालत को जवाब दिया था। उन्होंने कहा जनाब बस वो हम नहीं पेश होना चाहते, हम इसमें फरीक नहीं है, तो सानू धक्के नाल तुसीं फरीक बनाना चाहते हो तो असीं नहीं ये फरीक बने, क्योंकि उनको पता था कि जो भी इसका फैसला आएगा उसका ऑटोमेटिकली इतलाक जो है वो नवाज शरीफ पे होना था। अगर ताहजात नहली का फैसला आता, वही दिया था ताहजात नहली का, अगर ताहजात नहली का फैसला ना देते कि एक मरतबा की नहली, फिर भी उन्होंने वो 62(1)F के तहत अगर नहल हुए थे तो उन्होंने वो हो जाना था बहाल। तो अब यानी उनकी वो ख़त्म हो जानी थी नहली। तो अब ये वहाँ से उन्होंने ये कहा वकील साहब ने कि जनाब हम तो ये चाह रहे हैं कि मुतलका फ़ोरम पे जाना चाहते हैं। मुतलका फ़ोरम वो एहतसाब अदालत है और मोहम्मद बशीर साहब वही एवनफील्ड वाले, उन्होंने जनाब अब नोटिस जारी कर दिए 23 सितंबर के लिए नैब को, और उनका जनाब बताएं आप। और ये वापसी जो है ना, ये मैंने पहले भी कहा था, इनकी जो वापसी है वो इस हिसाब से बड़ी अहम है कि जब ये वापस आएंगे इसाक डार, मैंने अपने वीलाग में कहा था कि इन पर नज़र रखें इनकी वापसी पे। अगर ये वापस आते हैं तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत के पांव बड़ी अच्छी तरह जम गए हैं, इलेक्शन वक्त पे होगा, तमाम मामला जो है हुकूमत यानी वो अपनी मर्ज़ी के साथ इतनी खुद मुख्तारी उन्हें मिल गई है कि अपनी मर्ज़ी के साथ जो स्टेट अफेयर्स हैं वो चला सकते हैं। और फिर पंजाब में भी तब्दीली शब्दीली इससे जुड़ी हुई है, और ये चौधरी परवेज़ इलाही की हुकूमत जो है ना, ये दिनों की बात है। गुलामों मुंडोगर के साथ आज ये बड़ी जफियाँ डाल रहे थे और मुंडे आते हैं जान नहीं देना, मैं ये नहीं वो नहीं, वो कोई उनकी मीटिंग शीटिंग थी पुलिस वालों की, तो वहाँ पर जफियाँ डाल के स्पेशल गुलाम महमूद डोगर साहब जो CCP हैं उनको, हालांकि वो 7 दिन बाद मुअत्तल हो जाने हैं, ये देख लीजिएगा आप, अगर उन्हें नहीं छोड़ा ना तो 7 दिन बाद वो मुअत्तल हो जाने हैं, वफाकी हुकूमत ने मुअत्तल कर देना उनको, और फिर क्या करेंगे। बहरहाल ये एक फड्डा है, पता नहीं 7 दिन तक बात जाती भी है या नहीं जाती है। तो फिर एक और स्ट्रेटजी थोड़ी सी तब्दील कर रहे हैं शायद कि स्पीकर को हटा के पहले स्पीकर को किया जाए, क्योंकि वो तो खुफिया रायशुमारी होती है और उस पर डिफेक्शन क्लाज यानी 63A का जो है वो भी इतलाक नहीं होता। तो फिर ये तब्दीली, अगर वो कहते हैं 26 बंदे इधर उधर हो गए हुए हैं एक मीटिंग से जो PTI वालों की थी, तो बहरहाल जो भी मामला है वो फिर उसके बाद गवर्नर कहेंगे परवेज़ इलाही से जनाब ये तो आपकी जमात का स्पीकर ही हट गया, तो आप भी एतमाद का वोट लें। वो इजलास भी स्पीकर गवर्नर बुलाएंगे और फिर स्पीकर भी में भी कोई और हो, तो फिर वो पिछली दफ़ा जैसे रोले शोले डाले थे परवेज़ इलाही साहब ने वो नहीं होंगे। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये इसको आप देखें इसाक डार के साथ मिला के, और इसाक डार की वापसी का मैं फिर ये कह रहा हूँ कि मतलब ये है कि वफाकी हुकूमत के पाँव जो हैं वो जम गए हैं। पंजाब में तब्दीली का उन्हें यकीन है, और फिर जो पेज हैं सारे वो इकट्ठे हैं या एक पेज पे हैं सारे अदारे, एक आध के अलावा असल तो वो ताकत वाले जो हैं वही हैं ना, वो इनके साथ मिलमुल गए हुए हैं पक्की तरह से। और शहबाज शरीफ साहब इतला ये है कि उन्होंने ये बात भाई साहब को भी बताई है कि जनाब ये टेंशन वाली बात कोई नहीं, हुकूमत जी अपने देखना तुसीं असीं किवें इनू असीं अगले साल तक जून तक फिट फाट कर देंगे। अब देखें फिट फाट होता है कि नहीं होता। इसाक डार की वापसी ये बता रही है, वो सिर्फ वज़ीर ख़जाना बनने नहीं आ रहे, इस तनाज़र में नहीं मैं देख रहा इसको, दीगर चीज़ें जो हैं उनके साथ इनको देखिए। मैंने पहले भी कहा था, अब मैं फिर कह रहा हूँ कि इसाक डार से नज़र रखना, अगर वो वापस आंदा ਇਹਦਾ मतलब आ कि हुकूमत जी मनमानियां करने की पोजीशन च आ गई है। मनमानियां कानून के दायरे के अंदर रह के, ये तो नहीं ना
यानी इस पोजीशन में भी आगे हैं कि जो अपोजिशन है इमरान खान साहब की, उसको भी, उसकी मनमानियाँ भी रोक सकते हैं अब ये। और फिर खान साहब ने अब वो धरने धुरने वाली बात, मेरा ख्याल है कि खान साहब ख्वाबो ख्याल ही है, वो राना सनाउल्लाह ने नहीं होने देना। और फिर ज़ाहिर यार वो पीपल्स पार्टी वगैरह ने जैसा आपने फैसला कर लिया, वो पीपल्स पार्टी वाले ज़रा नरम हाथ रखने के लिए कहते थे ना, अब उन्होंने भी कहा कि नहीं होने दो यार, देख लेने इन्हों भी, इन्हें तो बिल्कुल ही तमाशा बना देता। तो अब खान साहब यही करेंगे कि जनाब जुमे के जुमे एहतजाज करवा देंगे, रैलियाँ निकल आएंगी, और फिर देखिए आगे क्या करते हैं खान साहब। वो बहरहाल उधर भी दूसरी तरफ भी तैयारियां जो हैं वो पूरी हैं। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।